जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्पर्म के बारे में देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखे थे, स्पर्म की संरचना कैसी होती है और स्पर्म के विभिन्न पार्टों को देखे थे। आज हम लोग शुक्राणु क्या आगे का फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोग संरचना के में डिटेल से देखे हैं, फिर एक बार देख लेते हैं कि स्पर्म का संरचना कैसा होता है। देखिए ये स्पर्म का सिर कहलाता है जिसको हेड कहते हैं, और ये बीच का जो पार्ट है इसको कहते हैं नेक यानी गर्दन, और ये मिडिल पार्ट होता है, ये मिडिल पार्ट होता है स्पर्म का मिडिल पार्ट, और ये होता है टेल पूंछ। तो जब इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि 1 2 3 4 ये किसी भी शुक्राणु का 4 भाग होता है, हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल। ये चारों भाग मिलकर ही पूरा कंप्लीट स्पर्म बनाता है, कंप्लीट स्पर्म की आकृति बनती है। तो स्पर्म का जो मेन काम होता है वो होता है ओवम को फर्टिलाइज करना, जो मादा शरीर के अंदर पाया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर फीमेल के बॉडी का यूटेरस बनाए तो ये देखिए ऐसे यूटेरस होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे क्या है, ये फिम्बरी है, और यहाँ पे ये वेजाइना है। ये क्या है, गर्भाशय। ये गर्भाशय है जिसको कहते हैं यूटेरस, और ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। और यहाँ पर होता है ओवरी, दोनों साइड में अंडाशय होता है। फीमेल के शरीर में दोनों साइड, मतलब गर्भाशय के दोनों साइड क्या होता है, एक एक अंडाशय होता है, इसको कहते हैं ओवरी या अंडाशय। हम लोग जानते हैं कि इस अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। ओवम का निर्माण यहाँ पे होगा, है ना, अंडाशय के अंदर। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो 14th डेज में क्या होता है, 14वां दिन इससे ओवम निकलेगा, एक परिपक्व अंडाणु मैच्योर ओवम निकलेगा। अब देखिए ओवम ओवरी से निकल के कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब में। अब उसी समय क्या है कि स्पर्म मिलना चाहिए। तो जब इंटरकोर्स होता है, जब शारीरिक संबंध बनता है, तो पुरुष अपना पेनिस के द्वारा स्पर्म यहाँ पे डाल देता है। अब स्पर्म कहाँ पे आ गया, फीमेल के वेजाइना के अंदर। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि शुक्राणु की गति कैसी होती है, शुक्राणु किस रफ्तार में चलता है और कितने देर में ये ओवम से मिलता है, तीन सब चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो था स्पर्म को अंडर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर लीवेनहॉक ने देखा था। लीवेनहॉक एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे, एक महान वैज्ञानिक थे, जिनका खोज इस मानवता के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ। लीवेनहॉक ने कई चीज़ों का खोज किया, जैसे बैक्टीरिया के बारे में, बहुत सी पढ़ेंगे उनके बारे में। तो आज हम लोग स्पर्म के बारे में देखते हैं कि स्पर्म की आकृति सबसे पहले लीवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो उन्होंने सबसे पहले इसका संरचना देखा 1670 ईस्वी में। तो देखिए स्पर्म हम डाल दिए कहाँ पर, मेल अपना स्पर्म डाल दिया कहाँ पर, फीमेल के वेजाइना के अंदर। तो स्पर्म तो यहाँ पर है, ये है मेल गैमिट, मेल गैमिट है, और ये क्या है, फीमेल गैमिट। यहाँ पर ये क्या है, ओवम है, ओवम मतलब फीमेल गैमिट। तो जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलेगा तभी जाकर जायगोट का निर्माण होगा, और जायगोट ही आगे चलकर क्या करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण होगा, तभी जाकर बच्चा पैदा होगा। तो अब देखिए ये जो स्पर्म है ये प्रति मिनट 5 मिलीमीटर चलता है, इसका रफ्तार जो होता है 5 mm पर मिनट होता है। अब देखिए अंदर में क्या होता है, म्यूकस लेयर, म्यूकस है, चूँकि अंदर जो यूटेरस का जो इंटरनल लेयर है यहाँ से म्यूकस निकलेगा, और फिर ये वेजाइना का जो वाल है इधर निकलेगा, तो सर्विक्स है वहाँ से निकलता है। तो ये अंदर में जो चिपचिपा एक तरल पदार्थ रहता है उस पर ये फिसलता है। अब ये स्पर्म को चलने में मदद कौन करता है, तो ये टेल, ये पूँछ जो है, आप जैसे देखते होंगे कि मछली जो है पानी में तैरती है पूँछ के बदौलत। तो पूँछ के सहारे जिस तरह से पानी में मछली तैरती है, उसी ढंग से स्पर्म क्या होता है, इस पूँछ से तैरता है, पूँछ के कारण ही तैरता है। और जब यहाँ पे तैरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ स्पर्म को एनर्जी भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी का तो कोई जीवित सेल रह नहीं सकता है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर पाया जाता है। स्पर्म का जो मिडिल पार्ट है उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एटीपी सप्लाई करेगा, ऊर्जा सप्लाई करेगा, क्योंकि ऊर्जा जब मिलेगा तभी स्पर्म जिंदा रहेगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। बिना एनर्जी का तो कितना देर जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा भूखे। तो 1 मिनट में ये 5 mm चलता है, और ये स्पर्म को यहाँ वेजाइना से इस फैलोपियन ट्यूब आने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। ये औसत आंकड़ा है, मतलब आधे घंटे में ये दूरी तय कर लेता है और स्पर्म ओवम आपस में मिल जाता है। जब स्पर्म ओवम आपस में मिलेगा तो फिर क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिलेगा और जाइगोट का निर्माण होगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग स्पर्म के बारे में देखते हैं, स्पर्म क्या क्या फंक्शन है, उसका क्या फीचर है, वो सब चीज़ देखते हैं। तो स्पर्म का जो पीएच मान होता है वो 7.2 से 7.8 के बीच होता है। इसका मतलब है कि स्पर्म क्षारीय होता है, बेसिक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्म के अंदर एसिड नहीं पाया जाता है। इसके अंदर देखिए क्या क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसके साथ साथ फ्रुक्टोज भी पाया जाता है। पिछले वीडियो में जब हम लोग देख रहे थे कि स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है, फिर टेस्टिस से किस तरह से वास्ट डिफरेंस होते हुए स्पर्म पेनिस में आता है, तो देखे थे कि रास्ते में सेमाइनल वेसिकल था जहाँ पर फ्रुक्टोज उसको मिलता था। और फ्रुक्टोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो शहद में भी पाया जाता है। तो ये फ्रुक्टोज क्या, फुल ऑफ एनर्जी, पूरा एनर्जी का स्रोत है, और स्पर्म को फ्रुक्टोज प्रोवाइड होता है, ये ऊर्जा देता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, शुक्राणु में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसके साथ साथ देखिए इसमें जिंक पाया जाता है, इसके साथ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करेगा। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है, फॉस्फोराइल कोलिन, इसके अलावा एंजाइम और भी बहुत कुछ है जो इस वीर्य में पाया जाता है, इस स्पर्म में पाया जाता है। तो स्पर्म जो शरीर से बाहर निकलता है उसमें सिर्फ वो स्पर्मेटोजोआ ही नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ मिले होते हैं, वो मिक्सचर होता है जो कहीं ना कहीं स्पर्म को एनर्जी देता है, स्पर्म को भोजन देता है, साथ ही साथ स्पर्म को प्रोटेक्शन भी करता है, स्पर्म की सुरक्षा भी करता है, स्पर्म को जिंदा भी रखने में मदद करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्पर्म की गति, फिर से एक बार देखिए, स्पर्म की गति कितना होगा, 5 mm प्रति मिनट, और इसका पीएच मान कितना होगा, 7.2 से 7.8। इसको सबसे पहले किसने देखा था, लीवेनहोक ने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। स्पर्म का कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट होगा, हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल। इसका मतलब सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ, 4 भाग होता है। चारों भाग जब रहेगा तभी जाकर कोई भी स्पर्म कंप्लीट स्पर्म माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि किस स्थिति में कोई भी व्यक्ति पिता बन सकता है, किस स्थिति में वो एक पिता बनने के काबिल होगा या फर्टिलाइजेशन करने के काबिल होगा। अक्सर देखा जाता है कि गांव समाज में अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण और विज्ञान की सही जानकारी नहीं होने के कारण और वैज्ञानिक सोच के कारण क्या होता है, हम लोग हमेशा लड़कियों पर ये दोषारोपण देते हैं। अगर मान लिया जाए कि संतान जन्म नहीं लिया तो हम हमेशा क्या कहते हैं, लड़की में दोष है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में लड़की ही दोषी है। बहुत सारे ऐसे केस भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ पर लड़कों में भी दोष होता है, लड़कों के भी स्पर्म में भी कमी होती है, या उसकी गतिशीलता में कमी होती है, स्पर्म की जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी होती है। लेकिन अज्ञानता बस, या कहिए तो समाज का ऐसा जो सोच है, पुरुषवादी मानसिकता के कारण क्या होता है, हम सारा दोषारोपण स्त्रियों पर डाल देते हैं और कहते हैं कि स्त्री में ही कमी है जिसके कारण संतान नहीं हो रहा है। तो हम लोग आज देखेंगे कि ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अज्ञानता समाज में ज़्यादा है और वैज्ञानिक सोच है, तर्क आधारित ज्ञान नहीं है, और उसको सही मायने में कहिए तो उसके बेसिक नॉलेज नहीं है। जो समाज की पुरुषवादी मानसिकता है कहीं ना कहीं ये हावी है। तो हमें क्या है, हमेशा तर्कपूर्ण विचार को रखना है, जो वैज्ञानिक सोच है उसको अपनाना है, और डॉक्टरों से मिलकर चिकित्सीय सलाह लेना है, और जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो उनका सजेशन है, जो जाँच है, जाँच के आधार पर जो वो सलाह देते हैं उसको मानना है, ना कि हमको पूर्वाग्रह से ग्रसित रहना है कि हमेशा दोष लड़कियों में होता है। और लड़के में दोष भी होता है तो वो अपनी गलती को नहीं मानना चाहते हैं, या उनके शरीर में अगर मान लिया जाए कि स्पर्म की क्वालिटी में कोई दिक्कत है या 0% स्पर्म है तो वो स्वीकार करने को राजी नहीं होते। ये गलत मानसिकता है, हमें स्वीकारना चाहिए। अगर गलती लड़कों में है तो लड़कों को स्वीकारना चाहिए, अगर लड़कियों में है तो लड़कियों को स्वीकारना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि इलाज होना चाहिए। अगर समुचित इलाज किया जाए, सही डॉक्टर से इलाज किया जाए और उसकी
देखभाल किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अभी संतान उत्पत्ति कर सकता है। अभी तो मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है कि अब तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी आ गया है। तो मेडिकल साइंस का जो नवीनतम तकनीक है उसकी सहायता से हम लोग माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन जो समाज का जो पहले का जो मानसिकता था उससे हमको बाहर निकलना होगा और समाज में एक ज्ञान की जो धारा है उसको प्रवाहित करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि समान उर्वरता है तो कितना स्पर्म होना चाहिए। उर्वरता मतलब फर्टिलिटी। एक बार जब किसी पुरुष के शरीर से जब स्पर्म बाहर निकलता है उसको कहते हैं प्रतिरस्खलन। इसका मतलब है कि पर इजेकुलेशन। एक बार जब किसी पुरुष के पेनिस से स्पर्म बाहर निकलता है तो उसमें स्पर्म की संख्या जो होती है लगभग 20 से 30 करोड़। आप सोचिए कि एक बार जब शरीर से बाहर निकला तो 20 से 30 करोड़ स्पर्म है। तो क्या 20 से 30 करोड़ स्पर्म 20 से 30 करोड़ बच्चा पैदा कर सकता है? ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, जब आम का महीना होता है तो देखते होंगे कि पेड़ में आम के पेड़ में बहुत सारा मंजर लगा होता है। तो क्या जितना सारा पेड़ में मंजर लगा है क्या सारा मंजर फल बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसमें बहुत सारा मंजर झड़ जाता है, बहुत सारा मंजर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, कुछ न्यूट्रल होता है, बहुत सारा टूट जाता है। कुछ ही मंजर होता है जो टिकोला बनकर आम में परिवर्तित हो पाता है, फल बनता है। उसी ढंग से स्पर्म में भी 20 से 30 करोड़ है। तो 20 से 30 करोड़ स्पर्म ओवम से नहीं मिलता है, बल्कि लास्ट में मात्र एक स्पर्म ही ओवम से मिलता है और एक स्पर्म एक ओवम से मिलता है और वही जाकर जायगोट का निर्माण करेगा जो बाद में शिशु का रूप लेगा। तो एक बार में कितना निकलेगा? 20 से 30 करोड़। और सामान्य उर्वरता के लिए मतलब कि नॉर्मल जो प्रजनन है, फर्टिलिटी है, उसके लिए क्या है, लगभग 60% ऐसा स्पर्म चाहिए जिसका शेप साइज सब कुछ सही होना चाहिए। शेप साइज का मतलब क्या है कि उसमें हेड भी होना चाहिए, नेक भी होना चाहिए, मिडिल पार्ट मतलब मध्य भाग और टेल, ये चारों पार्ट होना चाहिए। कितना? 60%, मतलब फर्स्ट डिवीज़न। अगर आप चाहते हैं कि पिता बने तो आपके अंदर स्पर्म की क्वालिटी में फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। स्पर्म का क्वालिटी ए ग्रेड का होना चाहिए। उसमें 60% ऐसा स्पर्म होना चाहिए। मान लिया जाए कि 100 स्पर्म है, स्पर्म का संख्या 100 है, उसमें 60 स्पर्म कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल मतलब सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूँछ, ये चारों होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारा स्पर्म ऐसा होता है जिसमें पूँछ ही नहीं है, उसमें मध्य भाग नहीं है, किसी का हेड ही नहीं है, तो बहुत टूटा फूटा भी स्पर्म होता है। ये नहीं कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकला एक बार में तो टोटल में चारों भाग रहेगा ही। तो मिनिमम 60% नॉर्मल होना चाहिए जिसमें ये चारों भाग मौजूद हो। उसमें से 40% ऐसा स्पर्म होना चाहिए जो गतिशील हो। गतिशील का मतलब है जो चल फिर सके, जो दौड़ सके, जो रेस लगा सके, क्योंकि विनर वही बनेगा, विजेता वही बनेगा जो रेस लगाएगा, जो दौड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि रेस नहीं लगाएगा, किसी खेल के मैदान में जब धावक दौड़ रहा है तो विनर कौन बनेगा? जो रेस लगाएगा। जो पिछड़ जाएगा वो पीछे रह जाएगा, जो दौड़ नहीं पाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो वही केस यहाँ पर होता है कि यहाँ पर ओवम है। अब इस ओवम के पास जाने के लिए क्या है, सब स्पर्म में रेस होगा। सब स्पर्म अपना तेज़ी से जाने के लिए आगे पीछे क्या करेगा, यहाँ पर रेस लगाएगा, कंपटीशन होगा। लास्ट में क्या होगा कि एक स्पर्म मात्र ऐसा होगा जो इसके साथ सामान्यतः जुड़वा बच्चा होता है वो सबको छोड़कर सामान्य केस की बात कर रहे हैं। एक स्पर्म ऐसा होगा जो ओवम से जाकर मिलेगा, बाकी बात सब हट जाएगा। तो इसको मोटे तौर पर हम समझें कि एक इजोकुलेशन में एक बार जब शरीर से स्पर्म बाहर निकलता है, जब एक बार शरीर से जब स्पर्म रसखलित होता है तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु उसमें बाहर निकलता है, जिसमें 60% ऐसा होना चाहिए जिसका नेक, हेड, टेल और मिडिल पार्ट चारों होना चाहिए, जिसमें 40% ऐसा होना चाहिए जो गतिशील हो। और गतिशील तभी होगा जब उसमें पूँछ होगा, क्योंकि चलने के लिए यहाँ पर पूँछ चाहिए। इसको पैर तो है नहीं जो पैर के सहारे वो चलेगा, उसको पूँछ से वो तैरेगा। जो लिक्विड है उसमें वो तैरेगा और तैरेगा। उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ये तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, फिर ये इसको फ्रुक्टोज वगैरह है ही, और ये सब प्रोटेक्शन का काम करेगा, सुरक्षा देगा। तो इस तरह से स्पर्म क्या है, अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है उसमें जो गतिशील स्पर्म है उसकी संख्या 32% से कम है,
तो 32% से अगर कम मान रहता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि बांझपन। इसका मतलब है कि जो गतिशील शुक्राणु है यहाँ पहुँचने, सपोज कीजिए कि यहाँ से स्पर्म जा रहा है और फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करते करते यहाँ जाते जाते स्पर्म दम तोड़ दिया, तो ओवम तक तो पहुँचा नहीं। जब ओवम तक नहीं पहुँचा तो फिर कैसे होगा निषेचन? तो ओवम तक पहुँचने के लिए तो स्पर्म का जो गतिशीलता है, स्पर्म का जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, स्पीड है, वो तो होना चाहिए। उसके साथ साथ स्पर्म की संख्या भी होनी चाहिए उचित मात्रा में। तो 32% से कम अगर स्पर्म है तो इसका मतलब क्या है कि वो बांझपन का शिकार है। उसे डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जो भोजन में जो इसके जो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो खाकर हम लोग स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। तो स्पर्म की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, स्पर्म की जो गुणवत्ता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम लोग अपने स्पर्म को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। अभी हम लोग देखते हैं कि गतिशील शुक्राणु की संख्या मिनिमम 40% होना चाहिए। 40% से कम रहेगा, यानी 32% से कम रहेगा तो ये बांझपन कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा स्पर्म के बारे में, कि स्पर्म का सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर किसने देखा? लीवेनहोक ने। स्पर्म का कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट। कौन कौन? हेड, नेक, मिडिल पार्ट, टेल। स्पर्म की गति कितनी है? 5 mm पर मिनट। स्पर्म का पीएच मान कितना है? 7.2 से 7.8। एक रसखलन में पर इजेकुलेशन, एक बार जब शरीर से बाहर निकलता है स्पर्म, तो इसमें काउंट कितना होता है स्पर्म की संख्या का? 20 से 30 करोड़। उसमें जो नॉर्मली सामान्य फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मली उर्वरता के लिए कितना रहना चाहिए? 60%। तो उसमें गतिशील कितना रहना है? 40%। 40% से कम 32% जब होगा तो क्या होगा? बांझपन होगा। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करना और भोजन में सुधार करना और डॉक्टरी सलाह लेना, जिस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और आपके मन में जो पूर्वाग्रह से जो लोग ग्रसित होंगे, जो सामाजिक ताना बाना, और जो चूँकि उनका भी कोई दोष नहीं है, वो अपने समाज में अगल बगल से सुनते हैं तो लगता है कि शायद यही होता होगा, चूँकि उनके पास जो वैज्ञानिक तथ्य वो नहीं है। लेकिन आज के बाद आप लोगों के मन में जो पहले से जो विचार था, जो पूर्वाग्रह था, जो गलत अवधारणा थी, जो संतान उत्पत्ति, संतान नहीं होने के कारण, नहीं होने के लिए जिम्मेदार सिर्फ लड़की है, ये कंसेप्ट बदल जाएगा। अब से आप सोचेंगे कि नहीं, लड़का और लड़की दोनों जिम्मेदार हो सकता है संतान होने के लिए और नहीं होने के लिए। जब संतान होने के लिए दोनों का योगदान है तो नहीं होने में भी दोनों का हो सकता है, किसी एक का हो सकता है। वो मेडिकली जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि दोष आखिर किसका है। तो ये कंसेप्ट पूरी तरह से बदलेगा। और आप स्पर्म के बारे में जो ये कंसेप्ट हमने बताया है, आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखें, ताकि स्पर्म पर आपका पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके, और आप जो अपना सिलेबस है उसके बारे में तो जाने ही, साथ साथ अगर कंपटीशन की एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वहाँ भी आपको मदद करेगा, हेल्पफुल होगा। हो सकता है कि आपका ये वीडियो आपका आने वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बना दे और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, आप अधिकारी बन सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए हर पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, हर सवाल ज़रूरी होता है। आप इसे ज़रूर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। धन्यवाद।